अगर मैं आपको जीएसटी एक्ट का सेक्शन 44 दिखाऊं जो एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है, जो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के बारे में बात करता है, तो वो बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन किस किस को छोड़ते हुए, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी को छोड़ते हुए, एक पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है सेक्शन 51 और 52 के अंदर, जो टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करने के लिए लाइबल है, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसे फर्निश करना होगा एक एनुअल रिटर्न। लेकिन हम तो जानते हैं कि जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, जो 99C है, वो जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ उन्हें ही फाइल करनी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, फर्स्ट प्रोवाइजो आता है, जो बोलता है कि जो कमिश्नर है उनके पास पावर है कि वो रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल के बाद, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन आने के बाद एक नोटिफिकेशन देते हुए एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को कि वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल ना करे इस सेक्शन के अंदर। तो जो कमिश्नर है उनके पास पावर आती है सिर्फ एक रिकमेंडेशन के बाद, जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अगर कोई रिकमेंडेशन आ गया इस रिगार्डिंग, उसके बाद कमिश्नर के पास पावर आती है कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल के कुछ क्लास ऑफ पर्सन को, मतलब कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि उन्हें अपनी जीएसटीआर 999C फाइल ना करनी पड़े। तो जो हम देखते हैं कि 2 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वाले लोगों को फाइल करनी होती है, 5 करोड़ से ऊपर वालों को फाइल करनी होती है, वो पावर कमिश्नर को इस प्रोवाइजो से मिलती है और इस प्रोवाइजो के अंदर वो नोटिफिकेशन इशू करके अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करता है। और ये नोटिफिकेशन वो हर साल के लिए इशू करते हैं। हर साल वो एक नोटिफिकेशन इशू करके बताते हैं कि इतने टर्नओवर से नीचे वाले लोगों को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं कि आप अपनी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग मत कीजिए। तो लेट सपोज अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए वो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं करते, मान लीजिए हाइपोथेटिकली 2024-25 अभी चल रहा है, उसके लिए अगर आगे जाते हुए कमिश्नर इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं करते हैं, वो एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं 2 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर वाले लोगों को भी, तो उनको भी जीएसटीआर 9 फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। अगर आज की डेट में मेरे से कोई पूछता है कि क्या 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 फाइल करनी मैंडेटरी है, तो मैं आज की डेट में इस पोजीशन में नहीं हूं कि उन्हें ये बोल पाऊं कि नहीं मैंडेटरी है, क्योंकि आज की डेट के अंदर 2024-25 के लिए इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपको ये चीज़ तो माननी नहीं चाहिए कि जीएसटीआर 999C 2 करोड़ से ऊपर वाले लोगों के लिए ये तो गवर्नमेंट हर साल एक नोटिफिकेशन देते हुए एग्जेम्प्ट कर देती है 2 करोड़ से नीचे वाले लोगों को। तो अब क्या 2023-24 के लिए इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आया है? तो अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 14/2024 देखेंगे, जो 10 जुलाई 2024 को आया था, वो बोलता है कि जो फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर पावर दी गई है सेक्शन 44 के, जो हमने अभी देखी कि कमिश्नर के पास पावर है, उनको यूज करते हुए कमिश्नर है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद एग्जेम्प्ट कर रहा है उन रजिस्टर्ड पर्सन को जिनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2 करोड़ तक है, फाइलिंग से एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। तो कमिश्नर ने उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, उन्हें अब अपना जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना होगा। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन जाके 10 जुलाई 2024 को आया है। तो अगर 10 जुलाई 2024 से पहले पूछा जाता कि क्या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, अगर जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है उनके लिए भी, तो हाँ, उस वक्त तक ये चीज़ मैंडेटरी थी, उन्हें भी फाइल करना पड़ता। लेकिन 10 जुलाई 2024 को वो एक नोटिफिकेशन ले आए जिसके थ्रू उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। इन्होंने बोला कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप जीएसटीआर 9 फाइलिंग करने से एग्जेम्प्ट है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आसपास 2 करोड़ रुपए के होंगे और कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जिन्हें वो 2 करोड़ रुपए में हो सकता है कि इंक्लूड ही ना करें हो, जबकि वो इंक्लूड होने चाहिए थे। तो उनके ऊपर एक्चुअली में जीएसटीआर 9 फाइल करने की लायबिलिटी है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो जीएसटी एक्ट में जो डेफिनेशंस दी गई है वो सेक्शन 2 के अंदर दी गई है। तो ये बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर मींस कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, आप जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगना है, उन सभी सप्लाईज को आप जोड़ लीजिए। लेकिन इसके अंदर आप क्या नहीं जोड़ेंगे, जो आपकी इनवर्ड सप्लाईज है जिसके ऊपर आप आरसीएम पे करने के लिए लायबल है। तो अगर आपकी कोई ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर आप आरसीएम पे कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जोड़ेंगे। सबसे पहले आप जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है उसको ले लीजिए, उसमें से जो आरसीएम वाली सप्लाईज है जिसके ऊपर आप आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं, एज अ रेसिपिएंट पे कर रहे हैं, उसे हटा दीजिए। अगला आपको जोड़ना है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। उसके बाद आपने कोई एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ की है वो आपको जोड़ना है। उसके बाद आपने अगर इंटरस्टेट सप्लाईज की है
अगर आपके सेम पैन पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, दूसरी स्टेट में और कोई रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए आपके सिंगल पैन पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, अलग अलग जीएसटीएन से आपके, तो उसे भी आपको एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में अगर आपने कुछ सप्लाई किए तो उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आपको जोड़ लेना है और उसे आपको ऑल इंडिया बेसिस पे देखना होगा। तो आपको यह समझना होगा कि जब आपको जीएसटीआर 9 और 9C की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है तो आपको अपने जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है पूरे इंडिया के अंदर उन सभी का टोटल करके फिर अपना टर्नओवर देखना है, और अगर वो टोटल 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो आपको जितने भी रजिस्ट्रेशन है आपके जीएसटी के अंदर उन सभी के अंदर फाइल करना है। तो मान लीजिए आपका एक स्टेट के अंदर टर्नओवर था 4 करोड़, दूसरी स्टेट के अंदर टर्नओवर था 50 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है कि आपको जीएसटीआर 9 सिर्फ जहां पे 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सिर्फ वहीं फाइल करनी है, जहां पे 50 लाख का टर्नओवर है वहां फाइल नहीं करनी। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। इस केस के अंदर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 4 करोड़ और 50 लाख, 4.5 करोड़, 4 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा। तो आपको इन दोनों ही रजिस्ट्रेशंस पे, दोनों ही जीएसटी नंबर पे आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, जीएसटीआर 9 फाइल करनी होगी। लेकिन आप इसमें से क्या एक्सक्लूड कर देंगे? जो आपके कोई टैक्स की अमाउंट है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, मतलब आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है आपको उसको लेना है, जो आपकी फाइनल वैल्यू है उसे आपको नहीं लेना, टैक्स को एक्सक्लूड करते हुए वैल्यू को आपको लेना है। आपको एग्रीगेट टर्नओवर में एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज का आखिर मतलब क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी इंक्लूड करता है और आपको समझना होगा कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर क्या क्या आता है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं आती। तो जब आप 247 के अंदर जाके एग्जेम्प्ट सप्लाईज की डेफिनेशन देखेंगे तो वो बोलता है कि मींस कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई जिसके ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स है या फिर जो होली एग्जेम्प्ट है सेक्शन 11 सीजीएसटी एक्ट या सेक्शन 6 आईजीएसटी एक्ट की वजह से, और ये इसके साथ बोल रहा है कि आपको यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को भी इंक्लूड करना है एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर। तो कोई ऐसी सप्लाई है जो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, जो सेक्शन 9 से बाहर है, उन्हें भी आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर इंक्लूड करना है। तो इस वजह से जब आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिर्फ जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है सेक्शन 11 वाली सिर्फ उसे इंक्लूड नहीं करना। अगर आप कोई ऐसी सप्लाईज कर रहे हैं जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, उन्हें भी आपको इंक्लूड करना है अपने एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। तो अगर मैं आपको एग्रीगेट टर्नओवर को समराइज करूं तो आपको अपने पूरे पैन इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर उस पैन नंबर के ऊपर जितने रजिस्ट्रेशन है उन सभी का मिला के टर्नओवर देखना है। अगर वो टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो आपको सभी रजिस्ट्रेशन जितने भी आपके जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है उन सभी के लिए इंडिविजुअली जीएसटीआर 9 फाइल करनी होगी। और जब आप ये एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारी टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है। आरसीएम वाली को आप मत लीजिएगा जिसके ऊपर आप आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं। आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज लेनी है सेक्शन 11 वाली। आपको ऐसी सप्लाई ले लेना जो नॉन जीएसटी सप्लाईज है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है। आपने कोई एक्सपोर्ट्स किए गुड सर्विसेज के वो लेने हैं। आपने अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाईज की अपने एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन पे जो आपके सेम पैन के ऊपर है आपको वो भी लेनी है। तो इस तरह से आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर पाएंगे और उसके अंदर आप अपने जो ये टैक्स की अमाउंट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस को वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कीजिए। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको अपनी जो जीएसटीआर 9 फाइल करनी होगी, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन है उन सभी पे इंडिविजुअली। इसके बाद एक और प्रोवाइजो डालते हुए बोलता है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, किस पे नहीं करेगा और किसे रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटीआर 9 फाइल करने की। तो जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के या कोई लोकल अथॉरिटी, और ये सभी की सभी नहीं, सिर्फ उन्हीं की जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर रहा है, या तो सीएजी ऑडिट कर रहा है उनकी, या फिर एक ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग दोज अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। तो उनकी अगर ऑडिट हो रही है या तो सीएजी के द्वारा या फिर उन लोकल अथॉरिटीज़ की ऑडिट करने के लिए कोई ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, तो उन्हें भी अपने जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उन्हें भी अपनी 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बेसिकली ये मेनली वाला क्लोज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए रेलिवेंट है।